देखो भैया, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। आई से रिप्रेजेंट करोगे और आई के लिए फॉर्मूला Q अपॉन T, जिसका मतलब हो गया चार्ज फ्लो पर सेकंड इज नोन एज करंट। Q का फॉर्मूला NE भी तो होता है, तो यहां से आप I के लिए फॉर्मूला बना लो, तो I के लिए फॉर्मूला बन जाएगा NE अपॉन T। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब हो गया जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा, या फिर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर के एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन पर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर जाए तो जो फ्लो करने वाली करंट होगी वो 1 एम्पियर की कहलाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 एम्पियर की वैल्यू निकल करके, जिसका फॉर्मूला आ रहा है आई के लिए NE अपॉन T। इसमें N/T का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। सही है। अब अगर तुम I का N/T के साथ ग्राफ निकाल लो तो ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। सही है। फोटो इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर ये N/T जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है लाइट की इंटेंसिटी को। यानी जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो उस केस में लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वहाँ पर उस केस के अंदर जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको N/T से। ठीक है, अब आता है आपके पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए सबसे पहले समझ लें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से रिप्रेजेंट कर लो। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई वायर है तो तुम्हें भी पता है कि हर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही। ठीक, अब इस वायर को तुमने किसी सेल के साथ जोड़ दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खिंचेंगे, एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक, इनके खिंचने की वजह से एक वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा, उस वेलोसिटी को नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी लगभग 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है। वायर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, दोनों सिरों पर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो है V। ठीक, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला VE/m इंटू टाउ होता है। इसमें टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो कोलिजन के बीच का समय, रिलैक्सेशन टाइम। इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -14 सेकंड के ऑर्डर में। और E का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि E का फॉर्मूला V अपॉन L भी होता है, तो ये उठा करके आप अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला EE/m इंटू टाउ तो है ही है। इसके अलावा फॉर्मूला आ जाएगा EV अपॉन ML इंटू टाउ। ठीक, जब क्वेश्चन में सेम पोटेंशियल बोलेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला लगाना, यानी ये वाला। और अगर क्वेश्चन में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है तो पहला वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, कुल मिला करके टेम्परेचर
इनवर्स होता है टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। ठीक है, तो अगर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो गई तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू कम हो जाती है। तो इतना टॉपिक क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बता रहा हूँ कि क्या रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है I = ANE। इसमें n का मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। A का मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सही है। अब एक होता है J जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसका मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर इस वाले A को I के नीचे ले जाओ तो I/A की क्या वैल्यू आ जाएगी, NEVD के इक्वल आ जाएगी। तो जो करंट डेंसिटी होता है इसका फॉर्मूला होता है NEVD, J = NEVD और इसकी SI यूनिट आती है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट। N × VD का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि एरिया इनवर्स किसके गया, वेलोसिटी के, यानी कि वेलोसिटी इनवर्स किसके हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के। जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन के पास होने की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड वेलोसिटी। सॉल्व करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं A1 V1 = A2 V2। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। गॉट इट। ठीक है, कई क्वेश्चंस के अंदर ये रिलेशन आप यूज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपके पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कोई वायर, इसके दोनों सिरों पर आपने अप्लाई किया कोई पोटेंशियल का डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती वायर में क्या फ्लो शुरू करेगी, करंट, यानी V प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के। V प्रोपोर्शनल तब तक रहेगा जब तक कि टेम्परेचर और किसी भी तरह का स्ट्रेस वायर पर नहीं लगाया जा रहा है। उसी केस के अंदर V प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के। अगर V प्रोपोर्शनल हुआ I के तो V/I का रेशियो एक कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा वायर के रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर वायर में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो करे तो वायर का रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा, 1 ओम का। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम, सिंबल मेगा। गॉट इट। आपको V का I के साथ ग्राफ दिया, V यानी पोटेंशियल, I यानी करंट। I का V के साथ मैंने ग्राफ दिया, ये हो गया इस ग्राफ का स्लोप। स्लोप की वैल्यू यहाँ पर tan θ
जो कि हो गया आई अपॉन बी के इक्वल, जिसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन आर के इक्वल। आपको स्लोप दिया, स्लोप की वैल्यू 1 अपॉन आर के इक्वल, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। गॉट इट? जैसे कि क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर ए कंडक्टर बी, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप कम है। तो जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बात आ गई समझ में? तो आंसर हो गया यहाँ पर आर बी ग्रेटर देन आर ए। किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर की। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि दोनों कंडक्टर में से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ऊपर वाले का जो आंसर है वो है आर बी ग्रेटर देन आर ए, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस केस के अंदर टेम्परेचर बी वाले वायर का ए वाले वायर से ज्यादा होगा। ठीक है? तुमसे क्वेश्चन में कहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिन पर की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? ठीक है? तो हमने करंट और वेलोसिटी का रिलेशन क्या पढ़ा था? आई इसका स्टूडेंट ए एन ई वी डी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अब ये जो वी डी है इसके अंदर, ये वी डी क्या चीज है? ये है ई बाई एम इंटू टाउ, जिसका अल्टीमेट फॉर्मूला क्या बन गया? ई बाई एम इंटू वी अपॉन एल इंटू टाउ। गॉट इट? इस वेलोसिटी की वैल्यू को उठा के आप इसमें रख दो, तो आई के लिए फॉर्मूला जो बन करके आएगा वो क्या आएगा? ए एन ई, और वेलोसिटी के अंदर पुट कर दिया ई बाई एम इंटू वी बाई एल इंटू टाउ। अब आई अपॉन वी, यानी ये वाला वी इस वाले आई के नीचे ले जाइए, तो ऊपर बचेगा ए एन ई स्क्वायर टाउ, और नीचे बचेगा एम एल। और ये जो 1 अपॉन वी हो गया वो किसके इक्वल हो गया? 1 अपॉन आर के। तो यहाँ से हमारे पास आर के लिए क्या वैल्यू आ गई? एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ, इसका मतलब हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। ये जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस फैक्टर को नाम दे दिया जाता है रो। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया रो एल अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रो का क्या मतलब है? रेजिस्टिविटी। ठीक? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। सही है? तो रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पर डिपेंडेंट हुआ? तो सामने जो फॉर्मूला आ रहा है रेजिस्टेंस का, वो साफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वी और आई पे तो डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पर, एरिया पर और मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पर, एरिया पर और मटेरियल पर। तो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिन पर कि हमारा रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है? ये समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है एरिया पर, लेंथ पर, मटेरियल पर। ठीक? तो हमारा चल रहा है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला आता है लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कम करने से रेजिस्टेंस कम होगा। अगर बस वही में एक लंबा वायर माना जा सकता है कि कई सारे शॉर्ट वायर हमने सीरीज में लगा दिए।
एक लंबा तार माना जा सकता है कि कई सारे छोटे छोटे तार हमने सीरीज में लगा दिए। पता भी नहीं है भाई समझ में। अगला फैक्टर है तुम्हारे पास एरिया का। तो एरिया के रेजिस्टेंस इनवर्स होता है। एरिया रिप्रेजेंट करेगा थिकनेस को। तार जितना ज्यादा मोटा होगा यानी थिक होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना ज्यादा पतला होगा थिन होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ज्यादा भी समझ में, यानी थिकनेस बढ़ाने पे तार का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जितना पतला तार होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो सकता है। हम मान सकते हैं कि एक थिक वायर का मतलब है कई सारे वायर, several wires in parallel। एक मोटा तार माना जा सकता है कि कई सारे पतले पतले तारों को हमने क्या लगा दिया है एक दूसरे के पैरेलल के, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि आपके पास L लेंथ का वायर है, आपने उस वायर को खींच के उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया। ठीक, मान लीजिए इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का था, तो जो नया तार आपने खींच के लंबा किया उसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात, आप ऐसे समझे कि तार जब खींचा जा रहा होगा तो मटेरियल तो चेंज होने से रहा। भाई कॉपर का तार है, खींच के सोने का गोला बन जाएगा, रहेगा तो कॉपर का ही, रहेगा नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इस तार की रेजिस्टिविटी मान लो ρ1 है और इस तार की रेजिस्टिविटी ρ2 है, तो तार खींचने पर बेंड करने पर उसकी रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या रहेगा? 1:1। लेकिन रेजिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा ना वो अब की बार 1:1 नहीं होगा। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये कैसे निकालोगे? तो जिस तार का लेंथ L है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? A। और जब तुमने लंबाई को दुगना किया होगा तो नए तार का जो एरिया क्रॉस सेक्शन हुआ होगा वो भी तो आधा हो गया होगा, ताकि वॉल्यूम सेम रहे, सेम है। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता ही नहीं होता है। तो नए तार का रेजिस्टेंस अगर तुम निकालते हो तो नए तार का रेजिस्टेंस आ जाएगा रो L डैश अपॉन A डैश। रेजिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं। अब L डैश में तुमने क्या पुट कर दिया? 2L, और A डैश में क्या पुट कर दिया तुमने? A/2। इस वैल्यू को अगर सॉल्व करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 रो L अपॉन A। ये वैल्यू आ गई। और रो L अपॉन A किसके इक्वल होता है? वायर के रेजिस्टेंस के, जो कि कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10 ओम। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 4 टाइम्स ऑफ R। तो आंसर कितना हो गया? 4 × 10 दैट इज 40 ओम। रेजिस्टेंस बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो यही तो बोला था कि तार को जब खींचा जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लंबे तारों का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जो तार 10 ओम का था वो कितने का आ गया? 40 ओम का। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? L लेंथ का तार था और उस वायर को तुमने बीच में से पकड़ा और बीच में से पकड़ के तुमने इसे क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो जो तार L लेंथ का था वो कितने का रह गया? L/2 का रह गया। अब इस वाले तार का तुम्हें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? इस तार का अपना कुछ एरिया भी तो होगा। तो जब तुम लंबाई को आधा करोगे तो एरिया भी तो दुगना हो जाएगा। तो नए तार का एरिया कितना हो गया? डबल। अब नए तार का रेजिस्टेंस निकालोगे तो नए तार का रेजिस्टेंस कितना हो गया? रो L डैश अपॉन A डैश। ठीक है, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? रो L डैश के अंदर तुमने पुट कर दिया L/2 और A डैश में पुट कर दिया तुमने 2A। अब से सॉल्व करो जरा, तो वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास? रो इंटू L अपॉन 4A। रो L अपॉन A किसके इक्वल होगा? कैपिटल R के। वैल्यू कितने के इक्वल हो गई? R डैश की R/4 के इक्वल हो गई नहीं होगी? ठीक है, जब आप लेंथ के साथ छिड़कानी करोगे तो एरिया हिडन होगा। एरिया के बारे में आपको खुद ही सोचना है, कोई बताएगा नहीं आपको ये बात। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारे पास? R/4 ओम। दिस इज द आंसर। अब मेरा क्वेश्चन है, तुम्हारे पास L लेंथ का वायर था और तुमने इस वायर को खींचा और इसकी लंबाई को 25% तुमने बढ़ा दी। लेंथ कितना इंक्रीज कर दिया तुमने? 25%। नए तार का रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा ये मुझे आप कैलकुलेट करके दो। देखो लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई गई है? 25%। तो नई लंबाई कितनी हो गई?
पहले एल थी, एल बाई 4 ही तो इंक्रीज करेगा ये 25% का मतलब क्या होगा, तो नया लेंथ कितना हो गया 5L/4। अब जिस रेशियो में लेंथ बढ़ेगा उस रेशियो में एरिया भी तो कम हो जाएगा, तो नया एरिया कितना हो गया 4/5 है। अब यहाँ से तुम क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस रो L डैश अपॉन A डैश, वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 25/16, 25/16 इंटू रो L अपॉन A, ठीक है, यानी वैल्यू हो गई 25/16 इंटू R, ये आ गई R डैश की वैल्यू। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, यानी डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है, तो जिसका मतलब कितना हो गया R डैश माइनस R अपॉन R इंटू 100, वैल्यू कितनी आ गई 25/16, यानी कि वैल्यू आ गई 9/16 इंटू 100, वैल्यू कितनी हो गई 9/16 इंटू 100। परसेंटेज का आंसर कितना आ गया 56.25%। इन रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज कर गया 56.25%। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, कंडक्टर्स के लिए, यानी कि मेटल्स के लिए। मेटल्स यानी कि जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ठीक, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है मेटल्स यानी कंडक्टर्स। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वैसा क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ml/n² टाउ, सही है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी, सही है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बताया था मैंने, रिलैक्सेशन टाइम की। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज बताया था डिक्रीज बताया था, टेम्परेचर इनवर्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, सही है। और अगर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो गई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वही बात सही है। तो अल्टीमेटली मतलब क्या आया समझ कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये बात ऊपर लिखी हुई है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, वही बात सही है। इसलिए किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब मान लो ये वायर का रेजिस्टेंस है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और R0 का मतलब हो गया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाला गया जो रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही होगा या नहीं होगा। तो इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है RT = R0 1 + αT। अब इसमें अल्फा क्या होता है, तो इसमें अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसकी SI यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इस अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है RT - R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा T, ये होती है अल्फा की वैल्यू। अब क्योंकि कंडक्टर्स के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, जब अल्फा पॉजिटिव होगा तो RT की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, R0 से ज़्यादा होगी होगी। तो अगर आप रेजिस्टेंस का ग्राफ टेम्परेचर के साथ निकालते हैं कंडक्टर्स के लिए तो डेफिनेट सी बात है ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा नहीं जाएगा। ये ग्राफ किसका आ गया, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। सेकंड केस अगर मैं बात करूं सेमी कंडक्टर इनकी, सेमी कंडक्टर्स की, तो जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं इनका रेजिस्टेंस इनवर्स जाता है टेम्परेचर, इनका रेजिस्टेंस इनवर्स जाता है टेम्परेचर के। यानी कि अगर टेम्परेचर इनका बढ़ जाए तो
तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। अभी बात समझ में? यानी कि अगर आपके पास एक वायर कॉपर का है और एक वायर जर्मेनियम का है, ठीक है, और दोनों वायर को मैं अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दूं और दोनों वायर के अंदर करंट को एक में मेजर किया I1 और एक में मेजर किया I2, तो डेफिनेट सी बात है I2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर, और कॉपर क्या है, कंडक्टर। सही है। और जब दोनों का टेम्परेचर 60-60 है तो हाई टेम्परेचर पर इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट अपने आप ही बढ़ जाएगा। ये बात किस पर वैलिड है, सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर पे भी वैलिड है और ये बात इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी वैलिड है। किन पर वैलिड है ये, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, उन पर भी ये बात वैलिड है। उनका रेजिस्टेंस इनवर्स किसके चलता है, टेम्परेचर। देखो भी आगे का टॉपिक, तीसरा केस में बताने जा रहा हूं, किन के लिए, अलॉयज के लिए, जैसे कि नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन। ठीक, इन अलॉयज के लिए इनका अल्फा जो होता है वो 0 होता है। जब अल्फा 0 हो जाएगा तो RT और R0 इन दोनों की वैल्यू होगी बराबर, यानी जो रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा वही रेजिस्टेंस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। तो इससे ये समझ में आ गया कि जितने भी अलॉयज होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ चेंज नहीं होता। इसलिए इन अलॉयज के बनाए जाते हैं स्टैंडर्ड वायर। क्या बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड वायर। किसके बनाए जाते हैं, तो स्टैंडर्ड वायर बनाए जाते हैं मीटर ब्रिज के, ठीक है, या फिर मीटर ब्रिज का बनाया जाता है, या फिर किसका बनाया जाता है, पोटेंशियोमीटर का। किसका बनाया जाता है, पोटेंशियोमीटर का। उनके अंदर वायर ही तो इस्तेमाल होते हैं, वो वायर जो होते हैं वो स्टैंडर्ड वायर होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, ठीक है, क्योंकि इनके अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0। नेक्स्ट टॉपिक, EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। मान लो कि ये कोई वायर आ रेजिस्टेंस का, इससे तुमने अटैच किया एक सेल जिसका कि EMF E है, ये उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है I करंट। एक्सटर्नल सर्किट पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उस वोल्टेज को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इस टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू सेल के EMF से कम होती है जब सेल अपने आप को डिस्चार्ज करता है, यानी कि जब करंट सर्किट में फ्लो कर रही होगी, ठीक, तो सिचुएशन में एक्सटर्नल सर्किट में जो भी वोल्टेज गिरेगा उसकी वैल्यू EMF से कम होती है। इसमें R का मतलब मैंने बता ही दिया कि R क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। R क्या चीज है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर सर्किट के अंदर आप करंट की वैल्यू निकालते हो तो करंट क्या हो गया, करंट हो गया इफेक्टिव वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये हो गया इफेक्टिव वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और जो V वोल्टेज की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, तो V का फॉर्मूला हो गया IR। ये V क्या चीज है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब हमारे पास इस वाले रिलेशन से ये वाला रिलेशन आ गया, E इज इक्वल टू IR प्लस IR। और ये जो IR है इसकी जगह आपने V कर दिया, ये वाला V, तो यहाँ से आपने V के लिए फॉर्मूला निकाल दिया, तो क्या फॉर्मूला आ गया, E माइनस IR। दिस इज द रिलेशन बिटवीन V एंड E। तो V की वैल्यू E से कम होगी या नहीं होगी, गॉट इट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF ऑफ द सेल। स्मॉल r, E और V में क्या रिलेशन है, अगर ये निकालना है तो स्मॉल r की वैल्यू होती है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ये आ गया रिलेशन बिटवीन, ये हो गया स्मॉल r हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हो गया
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर रिलेशन आ गया, स्मॉल r इज टू कैपिटल R E अपॉन V -1। अगर आपको पावर डिसिपेशन निकालनी है एक्सटर्नल सर्किट में, तो पावर का फॉर्मूला I² × R होता है, और I के लिए अभी आपने फॉर्मूला निकाला था E अपॉन R + R। I का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लग गया यहाँ पर, ठीक। और पावर के लिए फॉर्मूला आ गया निकल करके E = E अपॉन R + R का होल स्क्वायर × R। अब अगर dp/dt की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर्किट के अंदर पावर कंजप्शन को मैंने मैक्सिमम मान लिया। क्या मान लिया? मैक्सिमम। यानी ये जो इक्वेशन दिख रही है इसका डिफरेंशिएट मैंने कर दिया टाइम के साथ मैक्सिमम पावर निकालने के लिए, सही है। तो अगर आपको सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, यानी इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये बात उठा करके हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, पूरे को सॉल्व कर लें, तो मैक्सिमम पावर के लिए फॉर्मूला आ गया E² अपॉन 4R या फिर E² अपॉन 4 × स्मॉल r। दिस इज द मैक्सिमम पावर कंजप्शन ऑफ द सर्किट। आखिरी टॉपिक है सेल। कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इसके साथ आपने कई सारे सेल अटैच कर दिए एक के बाद एक। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? बैटरी। तो यहाँ पर मैंने कई सारे सेल्स को अटैच कर दिया सीरीज के अंदर। इसके अंदर तो जैसी सेल्स को हम सीरीज में अटैच करेंगे, तो सिचुएशन के अंदर हर एक सेल का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होगा। ऐसे मैंने कितने सेल्स अटैच किए? n सेल्स। कितने सेल अटैच किए? n सेल्स अटैच किए हैं, और हर सेल का EMF कितना ले लिया है? E। तो सिचुएशन के अंदर सर्किट के अंदर करंट कितनी होगी? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला बन गया NE अपॉन R + NR। ये हो गया सर्किट में आने वाला करंट। अब अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, क्या चाहिए? मैक्सिमम करंट टाइम में सीरीज में। तो सीरीज में मैक्सिमम करंट लाने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस से हमें काफ़ी ज़्यादा रखना है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ लगा दें, तो करंट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा I = NE अपॉन F। ये जो वैल्यू आ गई करंट की, ये आ गई मैक्सिमम करंट की n सेल्स के लिए, ठीक है। अब अगला केस तुम्हारे पास है पैरेलल का। पहला केस किसका बताया मैंने? सीरीज का। अगला केस है तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास कई सारे सेल्स हैं, हर सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ऐसे मैंने n सेल्स लगा दिए सर्किट के अंदर, और इन सबको जोड़ दिया मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। कितने सेल्स हैं यहाँ से यहाँ तक? n सेल्स। हर सेल का EMF कितना है? E। रेजिस्टेंस कितना है? R। ठीक है। करंट निकाला, तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल EMF कितना होगा? क्योंकि पैरेलल में लगे, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है, तो टोटल EMF की वैल्यू किसके इक्वल होगी? E के इक्वल। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो ये हो गया R + R/N। सॉल्व किया इसको, तो क्या वैल्यू आ गई? NE अपॉन NR + R।
क्योंकि पैरेलल के अंदर लगे हैं ना सारे इंटरनल, और एन आइडेंटिकल है तो क्या हो गया, पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट आर बाई एन उनका, ठीक है। और एक्सटर्नल उनके साथ सीरीज में लगा हुआ है तो वैल्यू कितनी होगी, आर प्लस आर बाई एन। सॉल्व करने में वैल्यू आ गई एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। और अगर आपको पैरेलल में चाहिए मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए अब की बार आर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कर दो, यानी कि अब की बार इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ गई एन ई अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ गई एन ई अपॉन स्मॉल आर, ये किसमें आ गई, पैरेलल में। गॉट इट। तो ये खत्म हुआ मेरा पूरा टॉपिक, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स।